हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बताइएगा। और सिद्धांत तो आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे ना। अभी तक हमने कई सारे सिद्धांत डाल दिए हैं, पियाजे का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब हम आज पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं इससे, और इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो वो है स्किनर। या आर एस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, स्किनर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं पहले। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर B.F. स्किनर कहाँ के प्रोफेसर थे, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, 1938 में किया गया था। ठीक है, और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो ये आधारित है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है अपने आप में क्वेश्चन बना सकता है। आगे आते हैं। देखिए इसके जो हैं उपनाम भी हैं। देखिए इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं, इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका सिद्धांत है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, सभी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि ये सिद्धांत किसका है। ठीक है, एक एक सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़िएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, चूहे पर किया था। क्वेश्चन बन जाता है स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट। उसके बाद एक देखिए कैसे प्रयोग किया था इन्होंने। स्किनर ने सर्वप्रथम एक समस्यात्मक बॉक्स बनाया, मतलब इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसे बाद में स्किनर बॉक्स भी कहा गया। इस बॉक्स में जालीदार फर्श, प्रकाश व ध्वनि व्यवस्था, लीवर तथा भोजन तश्तरी होता था। मतलब इस बॉक्स में क्या क्या होता था, एक जालीदार फर्श था, प्रकाश भी था, और ध्वनि के साथ लीवर लगा हुआ था, और एक भोजन की तश्तरी भी थी। स्किनर बॉक्स में लीवर दबने पर प्रकाश या ध्वनि के साथ भोजन तश्तरी सामने आ जाती थी। जैसे ही लीवर दबता था उस बॉक्स का, क्या होता था, प्रकाश या ध्वनि के साथ जो भोजन की तश्तरी थी वो सामने आ जाती थी। प्रयोग के अवलोकन को लिपिबद्ध करने के लिए लीवर को एक विद्युत उपकरण के साथ जोड़ दिया जाता था। ठीक है, प्रयोग के लिए स्किनर ने देखिए क्या, उसको जो है एक विद्युत उपकरण के साथ जोड़ दिया गया लीवर को। ठीक, प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया। एक भूखा चूहा लिया स्किनर ने और उस बॉक्स में बंद कर दिया। भूखा होने के कारण चूहा इधर उधर उछल कूद करने लगा। ठीक है, इसी दौरान उससे लीवर दब गया। जब भूखा था चूहा तो वो इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा बॉक्स के अंदर, और इसी के दौरान क्या हुआ, उससे लीवर दब गया, और घंटी की आवाज़ के साथ भोजन तश्तरी सामने आ गई। और जैसे ही लीवर दबा, एक जो तश्तरी थी खाने की वो उसके सामने आ गई, और चूहा भोजन खा लेता और अपनी भूख को शांत कर लेता है। ठीक है, कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लेता है। ऐसे ही मतलब उसने, फिर उसे भूख लगी, फिर वो भागा इधर उधर, फिर अचानक में उससे लीवर दबा और फिर उसके सामने खाना आ गया, फिर वो खाना खा लेता है। ऐसे ही कुछ प्रयास किए उसने, कुछ प्रयासों के बाद क्या, चूहा फिर डायरेक्ट लीवर दबाकर जो है अपना भोजन प्राप्त करना उसने सीख लिया। ठीक है, ये था स्किनर का प्रयोग। अब देखिए इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी देख लीजिए। ठीक है, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स होता है,
और बाद में उद्दीपन मतलब स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। और जैसे जैसे हमें रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे क्या सही रेस्पॉन्स करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में मतलब तेजी आ जाती है, और सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। मतलब रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है सीखने की अनुक्रिया में। ठीक है, तो इसमें जो निष्कर्ष निकला, देखिए इसमें पहले तो अनुक्रिया हुई है मतलब रेस्पॉन्स हुआ है, और उसके बाद उद्दीपन मतलब स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, इसकी नर के सिद्धांत में पहले रेस्पॉन्स मिलता है और उसके बाद स्टिमुलस मिलता है। RS थ्योरी, तभी इसको RS थ्योरी कहते हैं। क्लियर? देखते हैं आगे आगे क्या बताया इन्होंने। देखिए आगे है पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट क्या होता है, किसको कहते हैं रेनफोर्समेंट। देखिए जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसको पुनर्बलन कहलाता है। वह मतलब उद्दीपक जैसे कोई वस्तु देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसको पुनर्बलन कहते हैं। जैसे परीक्षा पास करने पर पेरेंट्स द्वारा मोबाइल या साइकिल दिलाना। अब जैसे परीक्षा पास की किसी बच्चे ने, ठीक है, और उसको जो है पेरेंट्स ने मोबाइल दिला दिया या साइकिल दिला दिया। मोबाइल या साइकिल क्या हुआ, उद्दीपक हो गया। उसको दिलाने से बच्चे के अंदर और ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है कि मुझे और अच्छा करना है। ठीक है, मतलब उसकी अनुक्रिया जो है और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती हैं। अनुक्रिया करने की मतलब रेस्पॉन्स करने की संभावनाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसी को पुनर्बलन कहते हैं। समझ में आ गया होगा सबके? ठीक है, रेनफोर्समेंट। देखिए पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। ये देख लीजिए, पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन मतलब जिसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन जिसको निगेटिव रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। देखिए पॉजिटिव से मतलब नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है और प्लस निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है। देखिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, जैसे भोजन है, पानी है, नौकरी है, प्रशंसा है आदि। जैसे कुछ भी काम किया वो उसके लिए आपने उसकी तारीफ कर दी। ठीक है, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आया, आपने उसकी तारीफ कर दी, तो उससे जो मिलता है उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला। ठीक है, या किसी ने नौकरी पाली, आपने उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की, प्रशंसा की, तो उसको नौकरी मिली, वो भी उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला। ठीक है, अब दूसरा आता है निगेटिव रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, जैसे दंड देना, मना करना, ये मना है, मना करना या डांटना आदि। जैसे किसी बच्चे ने कोई काम किया, गलत कर लिया और उसको उस पर दंड मिला, ठीक है, या उसको डांट पड़ी, तो उसके अंदर क्या आया, निगेटिव रेनफोर्समेंट आया। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन उसके अंदर आया, तो ये होता है निगेटिव रेनफोर्समेंट। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बन जाता है कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट। क्लियर? आगे आते हैं, देखिए आगे क्या है। देखिए प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर प्राणी को सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, मतलब प्राणी जो है क्रिया को दोहराता है, करता है मतलब उसको। ठीक है, और यदि यहीं पर नकारात्मक पुनर्बलन मतलब निगेटिव रेनफोर्समेंट अगर दिया जाए तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। सही बात है कि अगर उसको किसी बच्चे की तारीफ की जाए तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है और वो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है, उसको उस काम को दोहराता है और ज़्यादा करता है। लेकिन जिस बच्चे को अगर दंड दिया जाए, ठीक है, उसको डांटा जाए, तो वहीं पर जो उसकी क्रिएटिविटी वो रुक जाती है और वो ज़्यादा कुछ नहीं दोहराता, उस क्रिया को दोबारा से वो नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट। देखिए एक क्वेश्चन बनता है पुनर्बलन अनुसूची, इससे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइम और आया भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से पढ़िएगा। देखिए पुनर्बलन अनुसूची ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है,
नंबर 1 होता है सतत पुनर्बलन अनुसूची, जिसको कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे अच्छे से देखिएगा, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। ठीक है, ये होता है कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। मतलब किसी बच्चे को 10 सवाल दिए गए, ठीक है, और उसके हर सवाल पर जो है बच्चे की तारीफ की गई, मतलब एक एक क्वेश्चन पर बच्चे की तारीफ की गई, ठीक है, तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। अच्छे से ध्यान पढ़िएगा, देखते रहिएगा बहुत अच्छे से। और इसको भी देखिए, यहाँ देखते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इसे आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, जो है पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे सभी सवालों की जगह कुछ सवालों पर तारीफ करना। मतलब जैसे 10 क्वेश्चन दिए गए और उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन पर तारीफ की गई बच्चे की, तो ये जो होता है ये आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, इसको पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल भी कहा जाता है। और जिसमें जो है क्रिया होती है, जिसमें जब जब क्रिया होती है तब तब पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। समझ में आ गया होगा कि जिसमें जो काम करने पर जो है उसके जैसे पूरे काम के लिए तारीफ की जाए, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। और जिसमें जो है बच्चे के पूरा काम किया बच्चे ने, लेकिन उसके आधे काम पर तारीफ की जाए, वो होता है पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो ये है अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची, एक सतत एक आंशिक। ठीक है, अच्छा आज इतना ही है ये। ठीक, तो स्किनर का जो सिद्धांत था वो हमने पूरा पढ़ लिया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन स्किनर से आ जाए कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा इसको, एक एक पॉइंट को समझिएगा। और हाँ, इसकी जो PDF है और हैंड रिटन नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइएगा और आप वहाँ से PDF भी मिल जाएगी आपको और हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ से टेट के लिए और STET के लिए सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको सभी सब्जेक्ट के सब नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।